नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। योगी आदित्यनाथ जब भी दिल्ली आते हैं तब भी चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है कि वो दिल्ली आए हैं तो क्यों आए हैं। जो बताया गया है क्या सच उतना ही है या फिर सच और भी बहुत कुछ है जिसे बताया नहीं जा रहा है, जिसे छिपाया जा रहा है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो यूपी में स्थितियाँ हैं उन स्थितियों के मद्देनज़र ये चर्चाएं बहुत तेज़ हैं कि योगी आदित्यनाथ के एक एक काम पर दिल्ली की नज़र है, वो स्क्रूटनी में है। दिल्ली बहुत परेशान है। उनकी जो कार्यशैली है, उनकी सरकार में जो करप्शन के आरोप पहले तो सिर उठा रहे थे, अब वो माउंट एवरेस्ट का सिर छू चुके हैं। इतना बड़ा करप्शन का बंडल हो चुका है इस सरकार में। इस सरकार में जाति उन्माद और जाति विशेष की सरकार चलाने का ठप्पा इस सरकार के माथे पर चिपक चुका है। जो बीजेपी का पूरा जो सोशल इंजीनियरिंग थी वो ध्वस्त धराशायी हो चुकी है। ये बात चिपक गई है कि ये एक जाति विशेष की सरकार चल रही है, योगी आदित्यनाथ की अपनी जाति की। यानी कि स्थितियाँ काफ़ी गंभीर हैं। ये सब आरोप जिस तरह से फैले हैं और जिस तरह से सरकार इनको करेक्ट करने में, रेक्टिफाई करने में, सुधार करने में नाकाम रही है, उसने दिल्ली दरबार को बेहद ही बेचैन किया है। और ऐसे में योगी जब भी दिल्ली जाते हैं तो यही चर्चा सिर उठाती है कि ये जो दिल्ली गए हैं बतौर सीएम, क्या ये दिल्ली की विज़िट उनकी अंतिम विज़िट है? बतौर सीएम बात कर रहा हूँ मैं। और ये बात इसलिए भी चर्चा में रहती है क्योंकि जो घटनाएं घट रही हैं उत्तर प्रदेश में, वो घटनाएं बीजेपी के शासित किसी भी राज्य में नहीं घट रही हैं, वो सिर्फ यूपी में घट रही हैं। बीजेपी का कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां संगठन और सरकार दो अलग अलग दिशाओं में चल रहे हों। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही चल रहा है। बीजेपी का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पर अपने ही कार्यकर्ताओं, अपने ही नेताओं, अपने ही मंत्रियों, यहाँ तक कि अपने ही डिप्टी सीएम की कोई सुनवाई ना हो और हालात यहाँ तक पहुँच जाएं कि विज्ञापनों में उनका नाम तक ना छापा जाए, वो सरकारी कार्यक्रम का बहिष्कार करने पर मजबूर हो जाएं। ये कहीं नहीं हो रहा, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और इसीलिए योगी का दिल्ली आना एक बड़ी खबर है। इस बार योगी आदित्यनाथ जब आए तो ये कहा गया कि उनके आने का पर्पज़ है 25 नवंबर को अयोध्या में धर्म ध्वजा लहराएगी, भगवान श्री राम का जो भव्य मंदिर बना है, और उसके लिए वो प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित करने आए हुए हैं। ये भी कहा गया कि जो जेवर का एयरपोर्ट है वो शुरू होने जा रहा है, उसके लिए आमंत्रित करने आए हैं। वो जब भी आते हैं इसी तरह की बातें बताई जाती हैं और इसी तरह की बातें फैलाई जाती हैं। ऑफिशियली यही सब बातें कही जाती हैं और उसमें बहुत सारी बातें जोड़ दी जाती हैं। जो सूचना जोड़ता है योगी आदित्यनाथ का, सरकार का जो सूचना महकमा है, वो इस मामले में बहुत चर्चित रहा है कि वो लखनऊ और दिल्ली के रिश्तों पर अलग तरह से मिट्टी की परत डालता है, अलग तरह से। और आप देखते ही पहचान जाते हैं कि ये जो परत है ये लखनऊ से डाली गई है, दिल्ली से नहीं। आप देखते ही पहचान जाएंगे। मसलन ये हमेशा जोड़ दिया जाता है कि जब भी योगी आते हैं तो वो प्रदेश संगठन के चुनाव को लेके बात करने आते हैं कि कौन होगा प्रदेश का अध्यक्ष, ये बात करने आते हैं, वो अपनी राय देने आते हैं। जबकि जो भी बीजेपी कवर करते हैं उनको अच्छी तरह पता है कि योगी आदित्यनाथ कि इस मामले में राय न पहले कभी ली गई थी और अब तो वैसे भी लेने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि सारी लड़ाई इसी बात की है कि योगी आदित्यनाथ पार्टी में किसी को भी साथ लेके नहीं चल सकते हैं, ना सरकार को और ना ही संगठन को। अलग ही दिशा है उनकी। और उस दिशा में जो आरोप लगते हैं वो लगते हैं कि करणी सेना उनके साथ में चल रही है, क्षत्रिय महासभा उनके साथ में चल रही है, हिंदू युवा वाहिनी उनके साथ में चल रही है, लेकिन पार्टी उनके साथ नहीं चलती है, सरकार उनके साथ नहीं चलती है। आरोप ये भी लगते हैं कि सरकार की जो ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है उसकी सबसे अधिक धज्जियाँ उन्हीं लोगों ने उड़ाई हैं जो योगी आदित्यनाथ को घेरे रहते हैं। और ये ज़ीरो टॉलरेंस उनके अपने महकमे में सबसे ज़्यादा बेनकाब होता नज़र आता है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी का महकमा हो जिसके मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, चाहे वो खनन का महकमा हो जिसके मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, चाहे वो सूचना का महकमा हो जिसके मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं। और अभी जब वो दिल्ली आए हैं तो सवाल ये भी उठा कि इधर जो घटनाएं घटी हैं, क्या प्रधानमंत्री से ये बताया गया कि 1 घंटे की उनकी मुलाकात हुई। अब इसमें यहाँ भी एक सवाल है, 1 घंटे की मुलाकात उनसे हुई, ये किसने कहा?
क्योंकि प्रधानमंत्री के स्तर से ऐसी कोई जानकारी न दी गई, ना कभी दी जाती है। कितने दिन मिले, कितनी देर तक बैठे मिले, नहीं दी जाती है। ये जानकारी दी जाती है आमतौर पे यही होता है, यूपी का सूचना विभाग बताता है। 1 घंटे की बात सामने आ रही है। अब सवाल ये कि 1 घंटे में प्रधानमंत्री के साथ कितना देर बैठे और कितना देर वो वेटिंग रूम में बैठे रहे। क्योंकि अक्सर ये होता है जब मिलने जाते हैं, चाहे वो पीएम से मिलने जाएं, एचएम अमित शाह से या जेपी नड्डा से, तो मुलाकात करने से पहले वेटिंग रूम में भी उनको बैठे देखा गया है। और इस बात के एक नहीं बल्कि कई सोर्सेज इस बात की जानकारी दे चुके हैं। तो पीएम से कितनी देर मिले, ये भी एक बड़ा सवाल है। और बड़ा सवाल ये भी है कि क्या इनवाइट करने के लिए पीएम के पास आए थे? 25 नवंबर का कार्यक्रम और इनवाइट करने आए अब जब अक्टूबर ख़त्म हो रहा है और वो कार्यक्रम 25 नवंबर का है। क्या इसी इनविटेशन के लिए वो दिल्ली आए सिर्फ, या और भी बातें थी? ये इम्पॉर्टेंट है। और बातें उनकी ओर से थी या बातें दिल्ली की ओर से थी? क्योंकि योगी के पास तो बताने के लिए इस सब के अलावा और कुछ है ही नहीं कि फलाना कार्यक्रम है, वहाँ आना है, और हम इसके बाद जेवर एयरपोर्ट के बारे में हम ये कर रहे हैं, ये सब बताने वाली चीज़ें हैं। मगर इसके अलावा क्या? इसके अलावा तो केंद्र के पास है। सवाल ये भी है कि क्या ये जो भी मुलाकात हुई, जितनी देर की भी हुई, उसमें क्या हाल में हुई यूपी में घटनाएं भी चर्चा के दायरे में आईं? क्या योगी आदित्यनाथ से ये सवाल पूछा गया कि अयोध्या में दीपोत्सव में हुआ क्या था? क्यों दोनों डिप्टी सीएम का नाम विज्ञापन से गायब किया गया? क्यों उन दोनों डिप्टी सीएम ने अयोध्या दीपोत्सव में जाना कैंसिल कर दिया? ये बात दीगर है कि केशव प्रसाद मौर्य तो बिहार के वो सह प्रभारी हैं चुनाव के, और बिहार का चुनाव छोड़ करके लखनऊ आए थे कि अगले दिन जाएंगे अयोध्या के दीपोत्सव में हिस्सा लेने के लिए। मगर अगले दिन की सुबह का जब अखबार आता है तो उस अखबार में केशव मौर्य का नाम गायब होता है विज्ञापन से, ब्रजेश पाठक का नाम गायब होता है विज्ञापन से, जबकि उस विज्ञापन में पर्यटन मंत्री का नाम होता है जयवीर सिंह का, उसमें सूर्य प्रताप शाही का नाम होता है, एक और कैबिनेट मंत्री का जो अयोध्या के प्रभारी भी, लेकिन दोनों डिप्टी सीएम का नाम गायब होता है। और बड़ी बात ये होती है कि राज्यपाल भी नहीं जाती हैं। इसने सबको चौंकाया। दोनों डिप्टी सीएम नहीं गए और राज्यपाल नहीं गई। दोनों डिप्टी सीएम का ना जाना इसलिए भी इंपॉर्टेंट रहा कि इन दोनों ही डिप्टी सीएम से योगी आदित्यनाथ की नहीं बनती है, ये यूपी की राजनीति को समझने वाला बच्चा बच्चा जानता है। आलम यह है कि केशव मौर्य को यूपी लोकसभा के चुनाव परिणामों के बाद लोकसभा में जो यूपी के नतीजे आए, क्लियर कहना पड़ा कि संगठन सरकार से बड़ा है। सीधा मैसेज उन्होंने योगी आदित्यनाथ को दे दिया। और ब्रजेश पाठक को भी यही स्थिति है। उनके महकमे में उनकी नहीं सुनी जाती, ये बात भी एक नहीं कितनी बार सामने आ गई। अभी हाल ही में हमने स्टोरी की थी, एक और कैबिनेट मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, टॉर्चर के चलते ब्रेन हैमरेज हो गया उनको, और उनके बेटे ने कहा कि बाबा जीने नहीं देगा, और योगी आदित्यनाथ ने आज तक उनका हाल नहीं लिया। जबकि दिनेश प्रताप सिंह के पास केंद्रीय आला कमान से लेकर सबके फ़ोन आ चुके। सवाल ये उठा कि अपने ही मंत्रियों से योगी आदित्यनाथ की अदावत क्यों है, और वो कैसा सीएम है जो अपने ही मंत्रियों को साथ लेके नहीं चल सकता, जिसके राज में अपने ही विधायक सुरक्षित नहीं हैं, अपने ही कार्यकर्ता पिट रहे हैं, अपने ही पदाधिकारी खाली हाथ बैरंग अपमानित होकर के थानों और तहसील से लौट रहे हैं। ये सारे सवाल उठ रहे हैं। और इसीलिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि क्या प्रधानमंत्री से बातचीत में ये बात भी हुई कि हुआ क्या था अयोध्या में। अयोध्या में भी हाल ही में एक ऑडिट रिपोर्ट का भी हमने खुलासा किया था, और उस ऑडिट रिपोर्ट में अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जो कामकाज हुए उसमें लूट और भ्रष्टाचार जैसे मामले प्रकाश में आए थे। हमने खुलासा किया, उसके बाद हंगामा मच गया। समाजवादी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सफाई देने के लिए अयोध्या के मेयर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। वो हमारी खबर थी, टॉप सीक्रेट की खबर थी, हमने सामने रखा। और प्रधानमंत्री को वहीं जाना है 25 नवंबर को। तो क्या प्रधानमंत्री ने ये भी पूछा होगा कि अयोध्या में ये क्या हो रहा है धर्म के नाम पर? अयोध्या में एक नहीं कितने मामले ऐसे हो चुके हैं। हमने एक और खुलासा किया था कैसे ज़मीनें जो हैं जिनके दाम आसमान छू रहे हैं, कैसे औने पौने दाम पर उन ज़मीनों को किसानों से ख़रीद करके बड़े बड़े उद्योगपतियों को, बिल्डरों को, होटलों को बेचा जा रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, हमने खुलासा किया था। तो क्या ये सारी बातें भी वहाँ हुई होंगी जब योगी आदित्यनाथ पहुँचे हैं? आंतरिक असंतोष, करप्शन, अयोध्या जैसे तीर्थ स्थल में अनियमितताएँ, ये सारे सवाल भी उठे होंगे क्या? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब एक बात और आप ध्यान दीजिए, जो इस पूरी पहेली को समझने के लिए आपको समझना बहुत ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश में अभी भी संगठन का चुनाव नहीं हुआ है।
प्रदेश अध्यक्ष यूपी में नहीं चुना गया है अभी तक। पुराने जो भूपेंद्र चौधरी वही चले आ रहे हैं, जबकि हर महत्वपूर्ण जगह पर बीजेपी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया है। गुजरात में तो मंत्रिमंडल में भी फेरबदल कर दिया, आसाम में भी एक मंत्री एक्स्ट्रा जोड़ लिया, लेकिन यूपी में अभी तक प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुना गया है। क्यों रोक के रखा गया है? क्यों यूपी में प्रदेश अध्यक्ष अभी तक नहीं चुना जा रहा है, जबकि इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेट यूपी है? जबकि 2027 की शुरुआत में यूपी में चुनाव है, इसके बाद भी 2025 खत्म होने को है, क्यों नहीं यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष चुना जा रहा है? क्या बदलाव होना है जिसके लिए ये रोका गया है? ये बड़ा सवाल उठ रहा है। क्या यूपी में सब कुछ बदल जाएगा? क्या ये गुजरात जैसा प्रयोग होगा कि सब बदल दो, जैसे गुजरात में हो चुका है? इसके पहले आपको याद होगा जब विजय रूपानी जो अब नहीं रहे, जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके समेत पूरी कैबिनेट बदल दी गई थी। क्या कुछ ऐसा ही उत्तर प्रदेश में भी होने जा रहा है? योगी आदित्यनाथ के काम काज करने के तरीके से केंद्रीय आला कमान नाखुश है, ये कोई छुपा हुआ तथ्य नहीं है। और ये भी एक मुद्दा है कि योगी आदित्यनाथ कोई ऐसी ताकत भी नहीं है कि उनको हटाने से पहले सोचना पड़े, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का जो चुनावी रिकॉर्ड है, चुनाव जिता सकने का रिकॉर्ड, वो कहीं से भी इम्प्रेसिव नहीं रहा है। खुद 1998 में और 1999 में योगी अपना चुनाव बमुश्किल जीत पाए थे, और उसके बाद 99 के बाद जब अगला चुनाव होता है 2004 में, तो 2004, 2009, 2014 इन तीनों में ही उनको हिंदू युवा वाहिनी की मदद लेनी पड़ी, और बाकायदा हिंदू मुस्लिम का पूरा वो तैयार करना पड़ा, खेत तैयार करना पड़ा, तब जा कर के योगी का जीत का अंतर सम्मानजनक हो सका। और उसी दौर में ऐसा भी रहा कि आसपास के जो बीजेपी उम्मीदवार हैं वो हारते रहे। दूसरे जो आसपास के इलाके हैं, विधानसभाएं हैं, लोकसभाएं हैं, क्योंकि योगी का मैजिक सिर्फ अपने ही क्षेत्र में, वो भी हिंदू युवा वाहिनी के दम पर कायम रहा। जब से योगी आए हैं 2017 में बीजेपी की सीटें लगातार कम हो रही हैं। 325 सीटें 2017 में आई थी, जब चुनाव के दौरान योगी की कोई भूमिका भी नहीं थी। उस चुनाव में केशव मौर्य यूपी के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, और केशव मौर्य को साधने का मतलब ये था कि मौर्य और साथ में शाक्य और कुशवाहा, सैनी, ये जितनी भी जातियां हैं, 7 से 8% का इनको माना जाता है, एक पूरा चंक है, ये बीजेपी के पाले में आए। कुर्मी बीजेपी के पाले में आए, राजभर आए, निषाद आए, कुछ हिस्सा जाटों का आया, नान जाटों में पासी आए, वाल्मीकि आए, धनगर आए, धोबी आए, कोरी आए। ये पूरा का पूरा एक बुके बना जिसमें योगी की कहीं कोई भूमिका नहीं थी, और योगी संयोगवश मुख्यमंत्री बन गए, और उसके बाद से बीजेपी का लगातार पतन हो रहा है। 325 सीटें 255 में तब्दील हो जाती हैं, करीब 75 का फ़र्क आ जाता है। एनडीए की बात करें तो 75 का अंतर आ जाता है। लोकसभा में दुर्गति हो जाती है शुरू बीजेपी की, 73 सीटें एनडीए की 62 सीटों में तब्दील होती हैं बीजेपी की, मतलब 71 से 62 हो जाती है, और 2024 में आते आते वो सिर्फ 33 हो जाती है। लगातार बीजेपी का डिक्लाइन हो रहा होता है। इस बीच गोरखपुर में एक उपचुनाव लोकसभा का बीजेपी हार जाती है, कैराना में बीजेपी हार जाती है, फूलपुर में बीजेपी हार जाती है, और अभी हाल के उपचुनाव में बीजेपी जिस तरह से जीती है, कुंदरकी में जहां पर 70% मुस्लिम आबादी, वहां बीजेपी का उम्मीदवार 1,40,000 से जीता है। तो ये सबको सामने आया कि योगी आदित्यनाथ इतना परेशान थे कि आरोप लगा कि किसी भी कीमत पर चुनाव बस जीत लिया गया। मुसलमानों ने आरोप लगाया कि उनको वोट नहीं डालने दिया गया, क्योंकि योगी की कुर्सी पर बात बनाई थी, तो वहाँ चुनाव को किसी भी तरह से बीजेपी के पक्ष में लाया गया। इस तरह के भी आरोप लगे। कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री से जो मुलाकात ये हुई है, ये मुलाकात बहुत कुछ बयां कर रही है, और ये मुलाकात इस बात की ओर भी इशारा कर रही है कि मामला क्या फाइनल ओवर में पहुँच चुका है, और अंपायर अपनी उंगली उठाने ही वाला है। कितना वक्त और बचा है इस एम्पायर की उंगली जो आउट का इशारा करती है उसके उठने में, बस देखने वाली बात सिर्फ यही है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।